एक रईस के टाइम पे एक स्वेट शर्ट्स बनी थी, सब लोगों को मिली थी, बैटरी नहीं बोलने का। तो एकदम शाहरुख सर को लगाया क्या था, वो एकदम से बोले नहीं है ना। वो अंदर गए, विच आई रियलाइज्ड लेटर कि उनकी थी। वो लेके आ गए, कह रहा वो साइज का बस होता है, एक बार पहन के देखे वो। हाँ। तो मैंने पहनी और मुझे समझ में आया, मैंने कहा नहीं सर ये आप कभी कभी कुछ लिया है सेट से रखा है? रांझणा का गमछा ले आया था मैं, मोरारी का। हाँ। नसीर साहब ने मुझसे कहा था हाँ। कि कुछ काम आप करते हैं अपनी दिल की खुशी के लिए, कुछ काम करते हैं जेब की खुशी के लिए। हाँ। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे बिल्कुल उनके। बिल्कुल। तो आपने जेब की खुशी के लिए किस किस के साथ काम किया? एक जगह पे पोस्टर लगा हुआ था कि थिएटर वर्कशॉप हो रही है 15 दिन की। तो मैंने कहा यार अच्छा है, 15 दिन तो कटेंगे, पर आगे के आगे देखेंगे। ओके। एनएसडी के बाद दिल्ली में ही थिएटर करते रहे। लकीली बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, इंडिया के जो दिग्गज हैं थिएटर वाले, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। 2010 में बॉम्बे आ गए। सो किसी ने कहा है ये कि पीयूष मिश्रा जैसा साउंड करते हो नहीं या मतलब लगते हो ज़्यादा या- नहीं, मेरे ख्याल से आप कुछ 28,000 इंसान होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। Welcome to another episode of The Majlis Show, Season 2.0. I have another guest here with me who's going to add some bliss to this Majlis once again. And he is just brilliant. On the screen, off it as well. He is a man, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं उनकी। आप स्क्रीन पे कुछ और देखेंगे, इन पर्सन कुछ और देखेंगे, प्रोटेस्ट के दौरान कुछ और देखेंगे। ये सारी पर्सनालिटीज़ का अमलगमेशन यहाँ होने वाला है हमारे स्टूडियोज में, बिकॉज वी हैव मिस्टर मोहम्मद ज़ीशान अयूब खान विद अस। पूरा नाम बहुत कम लोगों ने लिया है, लेकिन वेलकम टू द शो। नहीं, लेकिन मैं इसमें बस एक बात छोटी सी ऐड करूंगा कि खान्स के अलावा भी लोग एक्ट करते हैं। मैं खान नहीं हूँ, मैं सिर्फ मोहम्मद ज़ीशान अयूब हूँ। बट विकिपीडिया पे बड़ा जोरदार लिखा अरे हुआ भाई विकिपीडिया के मत पूछो, उन्होंने 4 फिल्में ऐसी डाल रखी हैं जो मैंने करी नहीं है। है। चलो अनड्यू क्रेडिट भी मिल रहा है आपको। वेलकम टू द शो ज़ीशान भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने आपका करियर, जैसे कि ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, हम फॉलो किया है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम मनु शर्मा कैरेक्टर टू ऑल द अदर कैरेक्टर्स दैट यू हैव डन। एंड सरप्राइजिंगली यू मूव्ड इनटू कॉमेडी अ लिटिल लेटर, बट आपने स्टार्ट किया सीरियस रोल से। इट वाज अ मोस्टली अ नेगेटिव रोल and very brutal negative role, very cold-hearted guy. So can you give me an idea about how you landed up in a role? क्योंकि शुरुआत में जब इंसान इंडस्ट्री में आ रहा होता है, मेरा मानना ये है पर्सनली, तो लगता है कि यार एक अच्छे से रोल से करो ताकि लोगों को पसंद आए, ना कि लोगों को एक विलनस साइड अपनी दिखाओ। नहीं, एक्चुअली इट वाज वेरी रैंडम ही मेरे पास वर्ड है उसको डिस्क्राइब करने का। सो इट वाज नेवर द प्लान कि आएंगे और फिल्म्स में काम करेंगे, ये ऐसा कभी आइडिया नहीं था। सो मैं आया था 2003 में, जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं आया था बॉम्बे। मुझे लगा था यार स्टार बन जाएंगे, कुछ होगा। पर बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया 2 महीने में कि नहीं, आप तैयार नहीं हैं। सो आई वेंट बैक, आई वेंट टू एनएसडी, ट्रेनिंग वगैरह की। तो उसके बाद दोबारा ना कुछ अंदर रह नहीं गया था, शायद एक डर था मुंबई को लेके, अब ऐसा लगता है मुझे। तो मैं आया था और अभी तो एक्टर बन गया है अभिषेक बैनर्जी, तो मेरे कॉलेज का जूनियर था वो। तो कास्टिंग डायरेक्टर है वो कास्टिंग डायरेक्टर, तब एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर था। तो गौतम कृष्ण चंदानी जो हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो वो उसका फ़ोन आया मुझे कि मैं बॉम्बे पहुंचे ही था, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था। वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी न्यूयॉर्क की, ली स्ट्रासबर्ग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जा रहा था मैं। तो वो 3 महीने वहाँ पे रहते, फिर वो लोग इंडिया में खोल रहे थे अपनी ब्रांच। 2003 नो, दिस इज़ 2010 ओके 9 एक्चुअली 9 एंड। ओके। तो मैं दिसंबर 2009 में आई केम टू बॉम्बे, और उसका फ़ोन आया कि अरे ज़ीशान भाई हम लोग वहाँ आ रहे हैं दिल्ली, और एक बहुत बढ़िया फिल्म है नो वन किल्ड जेसिका, तो उसमें मनु शर्मा के कैरेक्टर के लिए हम किसी नए को लेने की प्लानिंग में हैं। और आमिर जिन्होंने डायरेक्ट की थी, राजकुमार गुप्ता, उनका। तो मैंने आमिर देखी थी इत्तेफाक से 2 महीने पहले उससे, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी फिल्म। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। तो उस चक्कर में मैं मेरा हुआ कि यार मैं तो लेकिन जा रहा हूँ भाई 1 महीने में बाहर न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, आप अगर बॉम्बे में हो तो मिलने आ जाओ। मैंने कहा तो मैं बॉम्बे गया, मतलब उनके स्टूडियो गया, वहाँ पे जाके बैठे हुए थे, यूटीवी का स्टूडियो था, गौतम भी थे, और हमारी एक्टिंग के बारे में बात होने लगी कि अच्छा क्या है, और अभिषेक बड़ी तारीफ़ करता है आपकी और फलाना ढिमकाना। और इसमें हम बात करते करते कि हाउ टू अप्रोच अ सीन पे हमारा एक डिस्कशन चला
कि जो लिखा होता है आपको एग्जैक्टली अगर आपने वही कर दिया जो आपको लग रहा है तो इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग. अगर जो लिखा हुआ है उसमें कुछ आप ऐड करते हैं देन यू गेट लेयर्स एंड एवरीथिंग. वहाँ से बात शुरू हुई और गौतम ने बोला कि यार तो फिर एक बार ये करके दिखाओ, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है पर ये होता कैसे है. सो हम लोग उस तौर पे हमने मज़े में वो 2 सीन का ऑडिशन हमने किया. ओके. और वो हुआ और हाँ अच्छा इंटरेस्टिंग, अब समझ में आया तुम क्या बोल रहे थे, ये करके बात ख़त्म हो गई. फिर मुझे कुछ महीने भर बाद उनका कॉल आया कि अरे यार ऐसे ऐसे ये एक राउंड और करना है. उनको लुक नहीं बैठ रहा क्योंकि तब मेरी दाढ़ी वाड़ी थी और जैसे भी ऐसे उठ के आ गया था, कोई तैयार नहीं हुआ था ऑडिशन के लिए. तो उन्होंने बोला कि एक ना तैयारी करो. तो तैयारी करके मैं गया, मैंने जाके वो ऑडिशन दिया और न्यूयॉर्क जाना जो है वो पुश हो रहा था. न्यूयॉर्क जाना ऐसा लग रहा था कि शायद अगले सेशन में जाना होगा, इस वाले सेशन में नहीं जाना. ओके. तो लगा यार 4 महीने खाली हो गए, पैसा जेब में था नहीं, तो क्या करें. पता लगा यार एक फिल्म जो है उसमें तो हो गया आपका और उनको बहुत अच्छा लगा है सबको और आपको ले रहे हैं. तो इतना सोचा ही नहीं कि नेगेटिव कैरेक्टर से फिल्म में शुरुआत होगी या क्या होगा. इट वाज जस्ट लाइक के हाँ यार काम मिल रहा है, कुछ पैसा मिल जाएगा तो 4 महीने कट जाएंगे, फिर तो हम जा ही रहे हैं. सो दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप उसे बोलें. बट बड़ा कोल्ड ब्लडेड कैरेक्टर था वो, और वो आज भी मतलब वो स्ट्राइक करता है. उस वक्त मुझे नहीं पता था ये ज़ीशान अय्यूब हैं या आगे जाके ये करेंगे, बट द फैक्ट इज़ कि वो कैरेक्टर रह जाता है आपके दिमाग में कहीं. थैंक यू. एज एन एक्टर आपके साथ ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर आपने किया है वो रह गया आपके दिमाग में काफ़ी वक्त तक? आई थिंक सारे रह जाते हैं. हाँ मतलब और उससे पर्सनालिटी चेंज होती है डेफिनेटली, और होनी चाहिए. ओके. मतलब जैसे मैं साफ ये भी मानता हूँ कि एक्टर्स की अगर पर्सनालिटी चेंज नहीं हो रही, वो जिस तरह के कैरेक्टर्स करते हैं, तो यानी कि कहीं सच्चाई की कमी है और फिर आपकी पर्सनल जर्नी जो है वो कहीं फेड आउट हो गई है. ओके. क्योंकि जैसे आपको मैं हमेशा ये वाला एग्जांपल देता हूँ नए एक्टर्स को, एस्पायरिंग एक्टर्स को, कि आप कई बार ना लोगों से मिलेंगे और वो बोलेगा कि मैंने 200 प्लेस करे हैं, और आपको ना बात करके कुछ बहुत मज़ा नहीं आएगा, कुछ मिलेगा नहीं. वहीं कोई एक आदमी मिलेगा आपको जो बोलेगा यार मैंने ज़्यादा नहीं 8 या 10 ही नाटक करे हैं या फिल्म करी है जो भी, और आप उनसे बात करेंगे और आपको लगेगा यार इसके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये कितनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकता है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक्स के बारे में, पर एक डेप्थ जो होती है आपकी बात में वो वहीं से आती है. जब मैं अगर 8 जिंदगियां जी चुका हूँ तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ रह गया, उसके बाद वो छूट जाता है, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में. लेकिन हमेशा कुछ रह जाता है. एक तो आपने कोई अपना दबा हुआ इमोशन ही उठा के सामने निकाला होता है. ईविल से ईविल चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, पर हम एक इंसान होने के नाते उनको दबाते हैं. एक्टर होने में एक ये फ़ायदा भी होता है कि आपको वो निकालने का मौका मिल जाता है, किसी इंसान पे नहीं, आप एक हवा में निकाल देते हैं, एक फिक्टिशियस जगह पे, और वो आपके लिए बड़ा थेरेप्यूटिक होता है. आप बहुत साफ महसूस करते हैं अपने आप को अंदर से. तो रह गया था, वो भी रह गया था और सारे कैरेक्टर रह जाते हैं. ओके. राजकुमार गुप्ता की आपने बात की, इस फिल्म की आपने बात की, कितने पैसे मिले थे इस फिल्म को करने के? पहला रोल कितने पैसे में आप राजी हो गए थे उस वक्त, या नेगोशिएट किया, नहीं किया? नहीं. तो अब वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. तो मुझे ये फ़ोन आया, तो अभिषेक बनर्जी का ही आया था मुझे फ़ोन, कह रहे सर डेट है आपके पास. और मैं कुछ नहीं, मैं तो यार कहीं परचून की दुकान पे मैं कुछ अंडा या ब्रेड खरीद रहा था जाके पका के खा लूँगा, वैसे वाला मैं घर के नीचे उतरा हुआ था. और उसका फ़ोन आया, मैंने कहा क्या बोल रहा है, तो बोला कि अरे हो गया आपका फाइनल हो गया, सबको बहुत अच्छा लगा फलाना ढिमकाना. तो मैंने कहा अच्छा है, तो बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग है. ओके. तो फिर मुझे फ़ौरन ही वो गौतम के साथ ही बैठा हुआ था, तो गौतम का कॉल आया और उन्होंने बड़ा क्लियरली मुझे समझाया, जो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका. उन्होंने बोला सुन पैसे वैसे पे बहस मत करना, रोल बहुत अच्छा है, इसमें कुछ करने को मिलेगा तुम्हें. तो मेरे तो दिमाग में कुछ था भी नहीं क्या है वो, तो बिल्कुल ही, अब तो बोल ही सकते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत साल हो गए. तो मुझे उन लोगों ने बोला कि भैया हम आपको 7,000 रुपये पर डे देंगे. ओके. कितने दिन का शूट था? 12 दिन का शूट था. मतलब 1 लाख से भी कम? हाँ, जिसमें आपका वक्त जाना है. जैसे ऐसे सुन के आई एम श्योर लोगों को एकदम से ये लगेगा कि अरे यार तो बहुत बड़ी रकम थी, और पर बात यह है कि वो शूट हुआ 6 महीने में, तो आपको ये पैसा टूट के 6 महीने में मिलता है, तो आपको महीने का 10-12 हज़ार रुपये ही हाथ में आता है एक्चुअली, विच इज़ बॉम्बे के लिए उस टाइम पे भी काफ़ी कम था. तो खैर, लेकिन कोई इसमें रोना धोना नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में. तो उन्होंने बोला, मैंने बोला जी साहब बिल्कुल ठीक है. कई लोगों ने मुझे तब ये भी समझाया कि अरे अबे पागल है तू, थोड़ा नेगोशिएट करता. जिन लोगों का और छोटा काम था, 1 दिन का काम था, या बिल्कुल ही एक सीन है, एक शॉट है, वो लोग तुझसे ज़्यादा ले रहे हैं. उन्होंने 9,000 10,000 रुपये पर डे लिए हैं और तू साथ में मान गया. पर आई थिंक कहीं एक बेसिक समझ थी ज़िंदगी की, तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यार, लेकिन ये कैरेक्टर कितने लोगों के पास है.
अगर इस कैरेक्टर से कुछ होता है, सेंट्रल कैरेक्टर था वो। सेंट्रल कैरेक्टर है, इन्वेस्टमेंट एक तरह है। मतलब मैं उसको हमेशा इस तरह से देखता हूँ जब अच्छा काम कुछ आता Absolutely. अगर 15 साल बाद भी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो हाँ, that means कि वो इतना वो इम्पोर्टेंट पहुंचा। कैरेक्टर था। है। तो वही था। तो मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था कि नहीं, इस पर कुछ नेगोशिएशन नहीं करना है। उन्होंने बोला कि भैया 7,000 देंगे। मैंने कहा जी। सो कभी नेगोशिएट किया है या उसके बाद या फिर आप सेट हो जाते हो? मैंने उसके बाद किया है। हाँ, जम के। Which was the film that you were paid most for? नंबर मत बताइए चलिए, बट सबसे ज़्यादा पैसे किस फिल्म के लिए मिले थे, या किस OTT सीरीज के लिए मिले, या किस प्रोजेक्ट के लिए मिले? यार मिला मिलू के ना ठीक ही बराबर ही जाता है ऑलमोस्ट। मतलब कुछ कुछ में मिल जाता है आपको ज़्यादा, लेकिन पर उसमें ऐसा होता है कि काम शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होता। तो मैं ये बात बताना ज़्यादा प्रेफर करूंगा बजाय इसके कि उस प्रोजेक्ट का नाम बताऊं, ताकि मैं नहीं चाहता कि किसी बेचारे को ये पता चले कि मैंने 100%। उनका प्रोजेक्ट सिर्फ पैसे के लिए किया था। ऐसा पता नहीं चलना चाहिए। पर एक्चुअली पता चलना चाहिए ये, नहीं कि सामने पता चल साहब ने जाए तो मुझसे ठीक कहा है। था, नसीर साहब ने मुझसे कहा था कि कुछ काम आप करते हैं अपनी दिल की खुशी के लिए, कुछ काम करते हैं जेब की खुशी के लिए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे बिल्कुल उनके। बिल्कुल। तो आपने जेब की खुशी के लिए किस किस के साथ काम किया? बहुत काम किया। आई थिंक वो बैलेंस बनाने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नसीर साहब ने बोला ना, आई थिंक हर एक्टर वही स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल ये है मेरे हिसाब से मेन कि आप क्या एक अपनी ईमानदारी अपने अंदर के एक्टर को जिंदा रख सकते हैं, और आप ये बैलेंस बना के रख सकते हैं कि आपने ज़मीर पूरा भी नहीं बेच दिया, और ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने सिर्फ इतने कम बजट वाली इंडिपेंडेंट फिल्म सिर्फ दिल के लिए करी कि 5 साल में आपको रियलाइज़ हुआ कि यार पैसा नहीं कमाया, पैसा नहीं कमाया और अब सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। तो वो बैलेंस बनाना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्ट्रगल है, सबसे बड़ी मेहनत है। ओके। तो वो बड़ी चल रही है। खूबसूरती से आपने इग्नोर किया सवाल को। आई लाइक दैट। यार वो नाम बताने का ना कोई फायदा नहीं होता। क्या है वो ना, फिर उस एक पर्टिकुलर चीज पे चला जाएगा। तो अभी अगर मैंने मान लीजिए किसी का भी नाम ले दिया, एक्स, मैंने बोल दिया कि भाई एक्स वाला प्रोजेक्ट मैंने किया था, तो अब पंगा क्या है कि वो ना ये नहीं समझेंगे कि अच्छा हाँ कुछ चीज़ें कहाँ बैलेंस होती है। लोग जो है उसको बना देंगे ओ एक्स प्रोजेक्ट खराब था। हाँ, ओके। हो सकता है वो प्रोजेक्ट खराब ना बना हो सकता है प्रोजेक्ट अच्छा बना हो, लेकिन लोग मानेंगे ये कि अरे ये तो एक्स को गाली बक रहा था, खुद ही उसमें हो गए, तो यानी बकवास प्रोजेक्ट। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ कि 0 के लिए मिला था। अरे नहीं साहब, नहीं साहब। नहीं, यू डोंट एग्री? अच्छा चलिए, ये छोड़ते हैं बात, पीछे जाते हैं। आपने कहा 2003 से लेकर 2009 तक आप स्ट्रगल ही कर रहे थे। स्ट्रगल ये वर्ड जो बड़ी लूजली यूज किया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, कि स्ट्रगल कर रहे थे, सब कर रहे थे, बट स्ट्रगल वाकई में होता क्या है? यार बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। देखिए मेरे हिसाब से, नॉट टू ऑफेंड एनीवन, पर मेरे हिसाब से ना बहुत ज़्यादा अब्यूज्ड वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल ना हम लोग कई बार ना, अब तो रिसेंटली तो इतनी सारी चीज़ें देख ली मैंने कि ऐसा कई बार लगता है कि आप ना, जो लोग अभी मेहनत कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, आप ना उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कई बार ऐसा भी लोगों के इंटरव्यूज़ देख के साउंड कर जाता है। तो एक तो मैं वो नहीं करना चाहता। हम लोग सुपर प्रिविलेज्ड क्लास में आते हैं, हम जितना पैसा कमा रहे हैं, और मुझसे ऊपर वाले रो रहे हैं यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, जो मुझसे ज़्यादा कमाते हैं वो लोग रो रहे हैं। खैर, तो वो आई थिंक बड़ी बेवकूफ़ी है। और स्ट्रगल जो है ना, वो आप, जो मैंने अभी बोला आपसे कि आप अपने काम को कैसे मेंटेन करके रास्ता निकाल लेंगे, और आपका ज़मीर कैसे ज़िंदा रहेगा, और आपका काम जो है, जो आप बोलना चाहते हैं उससे एको करेगा, ये आई थिंक मेन स्ट्रगल है। आप अपनी मर्जी का काम कर पाएँ का स्ट्रगल है। स्ट्रगल इज़ नॉट अबाउट, और इस बेसिक आइडिया से भी मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है, जो सब लोग जिसको देखते हैं, सब ना ले दे के ना यार सिर्फ पैसे के बारे में बना दिया, तो पैसे कम थे तो मतलब स्ट्रगल था। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बहुत खुश था मैं उस टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया 7,000 रुपये जब मिले थे यार, बहुत खुशी थी। ऐसा नहीं था कि कोई उसमें दुख था। काम करने को मिल रहा है, आप लोगों से मिल पा रहे हैं। मैं अभी भी वही बोलता हूँ कि मेरे ज़्यादातर दोस्त सेम हैं। पहले हम लोग चाय की टपरी पे खड़े होके जो है वो 5 रुपए की चाय लेके जो हम बातें किया करते थे, हम आज भी बातें उसी तरह की करते हैं। वो अलग बात है कि अब हम जो हैं किसी एक कैफे में बैठ 5 स्टार में बैठ सकते हैं और हम वहाँ बैठ के बातें करते हैं। जगह बदल गई है, सोल जो है वो तो सेम रहा है, दोस्ती का भी। तो ये ना हर चीज़ को ना वो पैसे को सेंटर में रख देना, मेरा बहुत स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट है इस आइडिया से। तो मैं इसलिए ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर दिया गया है, और हमेशा मुझे लगता है मजाक उड़ाया जाता है कि अरे यार तुम ना बड़ी बुरी हालत में जी रहे हो। जी रहे हैं, उसके लिए अलग मेहनत हो सकती है, लेकिन मैं इतना कमाने के बाद भी मैं रोज के यहाँ पे बोल दूं कि अरे पता है बहुत कम पैसा
मुझे मिलता है, वो नहीं मिलता मुझे कम पैसा, मुझे पैसा बहुत अच्छा मिलता है। मतलब लोग जितना, यार मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरे फादर शायद पूरी ज़िंदगी में बेचारे जितना नहीं कमा पाए थे और ईमानदारी से स्कूल में पढ़ाते हुए हमें पाल रहे थे, उतना अभी आज की डेट में एक प्रोजेक्ट में मिलता है मुझे। जहाँ जिस देश में 85% लोग जो हैं वो 15,000 से कम कमाते हैं साल महीने के, उस जगह पे ये बोलना कि अरे पता है मैंने बड़ा बुरा वक्त देखा, आई डोंट एग्री विद दैट। तो हाँ, मेरा स्ट्रगल से बड़ा डिसएग्रीमेंट है। फिल्म्स, हाउ डिड दैट हैपन? क्योंकि आपने कहा कि मेरा कोई आइडिया नहीं था, तो फिल्म्स कैसे हुई? क्या देखा आपने जो आपको लगा कि मुझे फिल्म्स करनी है, एक्टर बनना है? कब? जब मैं बॉम्बे पहुंच गया था या उससे पहले ही? क्योंकि आपने एनएसडी किया है तो आई थिंक एक डायरेक्शन में तो आप जा ही रहे थे। वो डायरेक्शन कैसे पिक किया आपने? यार मेरा सब कुछ ना मैं बड़ा गो विद द फ्लो वाला आदमी हूँ लाइफ में। तो ऐसे ही घटा है। मतलब मैं इंजीनियरिंग एस्पिरेंट था, मुझे अपनी मर्जी की इंजीनियरिंग नहीं मिल रही थी। उस टाइम पे कंप्यूटर्स का बूम था, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ कंप्यूटर्स कर रहा है, मुझे कंप्यूटर्स नहीं मिल रहा था किसी रिस्पेक्टेबल जगह पे। तो मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ड्रॉप ईयर ले लो, और उस ड्रॉप ईयर में घर पे मत रहना, क्योंकि तुम्हें खेलने का बड़ा शौक है। तुम पूरा साल जो है खेल खेल के बिता दोगे, बाहर क्रिकेट खेलते रहोगे सड़क पे, और होगा कुछ नहीं, बल्कि रैंक जो है वो और नीचे चली जाएगी। तो ऐसा करो, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। उसके चक्कर में मैं किरोड़ीमल कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, मैं वहाँ चला गया। ठीक ठाक नंबर आए थे 12वीं में, एडमिशन हो गया। वहाँ पे घर जल्दी भेजा जा रहा था, 12:20 पे हमारी आखिरी क्लास ख़त्म हो जाती थी। प्रैक्टिकल शुरू नहीं हुए थे पहले महीने में। तो लग रहा था यार ये तो कैसी बात हुई, 1 बजे घर पहुँच जाता हूँ, तो स्कूल से भी पहले पहुँच रहा हूँ। ये तो यार बड़े गलत है यार, कॉलेज तो एंजॉय करने वाली जगह होती है। हाँ। उस चक्कर में मैंने पढ़ा, एक जगह पे पोस्टर लगा हुआ था कि थिएटर वर्कशॉप हो रही है 15 दिन की। तो मैंने कहा यार अच्छा है, 15 दिन तो कटेंगे, पर आगे के आगे देखेंगे। Okay. उस चक्कर में मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन की, और वहाँ पे मज़ा आया। वहाँ लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे वो टीचर थे केवल अरोड़ा, उनसे जब बातें हुई, उनकी बातें सुनी, तो लगा यार ये तो बहुत ही कमाल कुछ है दुनिया। और उस चक्कर में फिर कॉलेज के बजाय वहाँ जाना शुरू कर दिया, ऑडिटोरियम। रोज़ वहाँ पहुँच के रिहर्सल्स कर रहे हैं, नाटकों में काम करने लगे, और बहुत सीरियसली कभी सोचा नहीं। मैं अभी भी वही बोलता हूँ कि ऐसा लग रहा था यार इसमें मज़ा आ रहा है, यही करेंगे। और ये करते करते एनएसडी पहुँच गए कि हाँ यार चलो थोड़ा सा और सीखते हैं। एनएसडी पहुँच गए। एनएसडी के बाद दिल्ली में ही थिएटर करते रहे। लकीली बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, इंडिया के जो दिग्गज हैं थिएटर वाले, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। 2010 में बॉम्बे आ गए, और फिर फिल्म की जर्नी शुरू हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं था कि फिल्म देख के कुछ इम्प्रेस हो गए कि यार ये करना है वो करना है, वो नहीं था। बट एक्टर बनने के बाद फिर आपने देखा होगा, रिविजिट किया होगा बहुत सारे लोगों को। Who's that person that impressed you the most? आपको लगा होगा यार ऐसा बनना है। यार देखो, सबसे ज़्यादा जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ तो वो हैं ओम पुरी साहब। ओके। उनको देख के हमेशा ऐसा लगता है कि कोई भी काम देख लो उनका, कि उफ, मक्खन, मतलब क्या बात है, मतलब क्या बोले। रेस्ट इन पीस, यार ग्रेट एक्टर, ग्रेट, मतलब आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर, मतलब पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया की बात करने की जरूरत ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑब्वियसली नसीर साहब हैं। ऑल टाइम फेवरेट में मैं बोलता हूँ बलराज साहनी साहब। ओके। बहुत सारे लोग लेते हैं बलराज साहनी साहब का नाम। अरे यार क्या एक्टर थे, मतलब 2 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन, काबुली, कुछ भी उठा के देख लीजिए। काबुली वाला, या इतना बारीक काम करते थे वो। जैसे एक फिल्म, मुझे उसका नाम याद नहीं रहता, राजेश खन्ना के साथ है। ये बड़े भाई बने हैं, और ये सौतेले 2 भाई होते हैं। आई थिंक बीच वाले भाई शायद प्रेम चोपड़ा है, आई माइट बी रॉन्ग, और राजेश खन्ना छोटे भाई हैं, और मेरे ख्याल से मुमताज़ हीरोइन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। तो खैर उस फिल्म में, बाकी तो फिल्म चलती है और जो भी है, गाने बहुत कमाल के और वो सब तो था ही। एक जगह पे जो ये बीच वाले भाई की बीवी है, वो ना इनके मेन हवेली में से इनके माँ बाप की फ़ोटो लगी हुई है वहाँ बड़ी सी, और वो आके ना एकदम से बोलती है कि नहीं मैंने कोई दूसरी पेंटिंग मंगाई है, वो लगाएंगे, ये क्या लगा रखा है यहाँ पे, हटाओ इसे। तो वो उसको उतरवा रही है, और राजेश खन्ना बोलते हैं कि ये क्या कर रही हैं दीदी, भाभी आप, और हमारे घर की वो है, और माँ बाप हैं, फलाना ढमकाना। और बलराज साहनी साहब एकदम से अंदर घुसते हैं कि अरे क्या हुआ, और सुलझाने के लिए वो बोलते हैं नहीं नहीं अरे कोई बात नहीं, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है, ये मैं अपने कमरे में लगा लूँगा। उन्होंने जो वो सीन किया है, मतलब अगर किसी को वो फिल्म पता लग जाए तो वो जाके देखे वो सीन।
वो दर्द उस आदमी के अंदर जो होगा, पर वो सामने नहीं दिखने दे रहे, पर दर्द है। ये जो एक लेवल होता है एक्टिंग का कि पहुंच रहा है, पर मुझे उसके लिए ना मुंह बनाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घट रहा है और वो ऑडियंस कनेक्ट कर गई, एंड यू फील लाइक क्राइंग जब आप वो सीन देखते हो। मतलब मुझे याद है मेरे आंसू निकल आए थे कि अरे यार, वो पेन मैंने फील किया था कि अगर कोई मेरे माँ बाप के उसमें कर रहा हो, पर उसको अपना घर भी संभालना है। वो ये नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई की मेरी बहू के साथ झगड़े। अरे यार क्या काम। तो वो मतलब So, आपका होमवर्क ये है कि आपको ये पता लगाना है ये कौन सी फिल्म है और कमेंट्स में फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है? तब जीशान साहब आपके कमेंट्स सारे लाइक करने वाले हैं, जो जो इस फिल्म का नाम देगा उसको कमेंट्स लाइक मिलेंगे। ओके, जीशान मुझे ये भी बताएं कि आपने कहा ऑटो मोड पे चल रही थी लाइफ और उसके बाद फिल्म में आ गए, और उसके बाद भी ऑटो मोड पे चली है या आपको जाना पड़ा काम मांगने के लिए? नहीं, मतलब बीच में एक वक्त आया, बीच भी नहीं एक्चुअली, अभी कुछ साल पहले कुछ चीज़ों की वजह से काम में थोड़ा सा अड़चन आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यार अब काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। तब मैं 2-3 जो मेरे ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जिसमें हंसल मेहता थे और समीर नायर, आई थिंक आपने काम किया था शाहिद में उनके साथ काम कर चुका था। स्कूप मुझे उनके पास जाके मिला। अच्छा, ओके। मतलब जाके क्या मिला, मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला यार तू परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है, काम करेंगे, और साल भर रुक जा, होने वाला है, कुछ करेंगे। तो उस तौर पे फिर उन्होंने मुझे स्कूप दिया था। और समीर नायर अपलॉज के हेड हैं, अपलॉज एक प्रोडक्शन हाउस है, तो उसके हेड है, मैं उनसे मिला था। तो उन्होंने जो है ब्लडी ब्रदर्स करके एक शो था हमारा, जयदीप और मैं थे, तो वो मिला था उस तौर पे। और यही 2 लोग थे एक्चुअली, बाकी में मिला बहुत लोगों से, मैंने बात की, तो लेकिन सबने बहुत अच्छे से ही बात की, रिस्पॉन्ड किया। तो आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम जब मैंने जाके बोला कि यार कुछ काम जो है ज़रूरत है कि अभी वापसी के लिए। इट्स नॉट लाइक कि पैसे की वजह से, अगेन इट वाज लाइक कि नहीं यार, दोबारा से ना थोड़ा सा ना काम ऐसा मिले कि आप अपना थोड़ा वर्थ प्रूव कर पाएँ लोगों के सामने। आई थिंक 2 साल का हाइएटस था बीच में। नहीं, 2 साल भी नहीं था एक्चुअली, इट वाज जस्ट 6 to 8 months। लेकिन होता क्या है, हम लोग कैसे समझते हैं, अगर एक्टर के उसका बताऊं, कि आपको कितनी स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं। वरना क्या होता है कि ना रेगुलर एक वो चलता रहता है कि हफ्ते में 5 स्क्रिप्ट आपको अप्रोच हो जाती हैं। वाओ, कि भाई फलाना है, बिग नंबर। हाँ, मतलब लकीली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है कि चल रहा है ऐसा। वो बीच में ना मेरा ऐसा होता है कि वो कभी 2 हो जाती हैं, तो आपको समझ में आता है कि थोड़ा सा ना कुछ तो हिला है। पंगा ये हुआ था कि उस वक्त मेरा ऐसा वाला हो गया था कि महीने में ही कुछ एक जो है आ रही है स्क्रिप्ट, तो वो थोड़ा सा ना, और ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी होगी। अब ये जो 5 आती हैं, सच बताऊं तो उसमें से 4 बिल्कुल ही ख़राब होती हैं, कई बार 5 ख़राब होती हैं। तो उसमें आपको ऐसा होता है, आप चूज़ करते हैं 2 महीने में कोई एक ही स्क्रिप्ट, तो आप जो है वो बेसिकली 40-45 स्क्रिप्ट्स में से फाइनली आप चूज़ कर रहे हैं कोई एक कि ये करने लायक है। लेकिन वो आपको बताता है कि हाँ, अभी आप ना हैं, लोगों की नज़र में है, लोगों के दिमाग में है, और आपके काम की कदर अभी हो रही है। तो वो मिस होना शुरू हो गया था और थोड़े कम स्क्रिप्ट्स आना शुरू हो गई थी। यू वांट टू टच अपॉन द रीजन? हाँ, मतलब यार वही जो पूरे कंट्रोवर्सी चली थी हमारे शो को लेके, तांडव को लेके, वो थी, पर उसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। एज यू आर कंफर्टेबल। हाँ, तो उसके बारे में बोलते हैं तो फिर बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ते हैं। बट आई लव द शो, मुझे बहुत पसंद आया था वो शो। I loved Saif Ali Khan, I loved your character, I loved all the characters. बहुत nuanced characters है। सुनील ग्रोवर का रोल उसमें बहुत कमाल का है। मैंने उनसे चश्मा मांगा था उनका जब मैं मिला था। I love these glasses. So unfortunately उस दिन था नहीं उनके पास। होता भी तो शायद वो टाल ही देते मुझे। अरे वो कॉस्ट्यूम वो अली के पास होगा, आप अली से मिले तो उससे मांगे। ओके, वो प्रोडक्शन हाउस के पास जाएगा। ठीक है, चश्मा। So yeah, it was a great show. Season 2 नहीं हुआ, unfortunate है। हाँ, लोगों ने बहुत पसंद किया, मतलब इसमें कोई शक नहीं। काफ़ी लोग जो हैं मुझे उसके बाद मिलते रहे, मेरे इधर उधर ट्रिप अभी भी लगते हैं, ख़ासतौर पे इंडिया के बाहर तो बहुत ज़्यादा जो है लोगों को पसंद है। मैं अभी एक महीने भर की US की ट्रिप पे गया था, UK में था, वहाँ पे लोग आके अरे आपको तांडव में देखा, आपको तांडव देखा। अभी कोई मिला मुझे परसों, मैं ऐसे बाहर घूम रहा था इधर ही दुबई में, और वो एकदम से बोला अरे आप शिवशेखर हैं। तो मुझे भी ना 1 सेकंड लगा
कि मैंने कहा अच्छा ओ ये तांडव कि शिवा शेखर की बात कर रहा है। मैंने कहा पहला ही सीन इतना स्ट्रांग है जो आप स्टेज पर हैं, वो याद, देखिए याद रह जाता है, जैसे मनु शर्मा याद रह गया था, ये याद रह जाता है। मैंने एक ही बार देखा है वो शो, पर मुझे याद है कि आपका एंट्री सीन क्या था उसमें। सो जाहिर सी बात है लोग बात करेंगे उसके बारे में। इट्स अनफॉर्चुनेट कि उसका सीजन 2 नहीं हुआ भाई, उसके लिए तो क्या ही बोलेगा। एक और चीज़ थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे बीच में, आप उसका फेस थे, एंड यू नो यू बीन वेरी वोकल अबाउट ऑल दोज थिंग्स, ऑल्दो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आप रहे हैं, उसकी वजह से काम सफ़र हुआ है कभी? यार मुझे नहीं पता कि उसकी वजह से डायरेक्टली हुआ है या क्या हुआ है। मेरा मानना है कि वो जो उस टाइम पे एकदम से शोर तांडव के अराउंड मच गया था, ये उसके बाद का फेज था, उससे पहले नहीं हो रहा था। आई थिंक लोग जो है ना वो बड़े क्लियर थे कि यार एक आदमी है जिसकी एक इंडिविजुअल कुछ आइडियोलॉजी है, कुछ सोच है, और वो उसके तहत बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो उसके बारे में बोलना चाहता है, तो वो बोले। तो आई थिंक वो एक क्लैरिटी थी। तो ऐसा डायरेक्टली नहीं हुआ ऑब्वियसली, मतलब वो वाला था कि कई लोगों ने बोला कि यार मत करो, करोगे तो इशू होगा। और मेरा हमेशा वही पॉइंट रहता है कि यार मैं कम से कम ना रात को सोता आराम से हूँ, अगर दिल की बात बोल देता हूँ और कहीं पे भी इनजस्टिस देखता हूँ उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा लेता हूँ तो मुझे नींद अच्छी आती है, और अगले दिन चेहरा अपना देख सकते हैं आप शीशे में और आपको शर्म नहीं आएगी। तो मैं उसी तरह की परवरिश वाला आदमी हूँ। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि कहीं भी अगर कुछ गलत होता हुआ देखूं तो उसके बारे में बात करूं। उस प्रोटेस्ट में एक्टर्स दिखे, स्टार्स नहीं, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नोटिस्ड। सो क्यों हुआ ऐसा? व्हाई वर ओनली एक्टर्स, पीपल हु वर नोन? ऐसा नहीं है कि नोन नहीं थे, आप थे, स्वरा भास्कर थी, बहुत आगे थी उस प्रोटेस्ट में, बट बड़े एक्टर्स, बड़े स्टार्स मिसिंग थे जिनकी से शायद कुछ हो सकता था। यार मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता कि कौन नहीं आया। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग हैं जो आए, जिन्होंने बोला। जिन्होंने नहीं बोला, यार ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कहीं पे ये बोला, वादा किया था हमसे कि मैं जो हूँ आपके लिए खड़ा हूँगा और ये करूँगा। उन्होंने बोला भाई हम एक तरह की फिल्में बनाएंगे, आप आके देखिए। उन्होंने सिर्फ उतना ही वादा किया था, वो उसको निभा रहे थे अपनी जान जैसे भी। मैं तो कई बार ऐसे वो भी बोलता हूँ मजाक में कि हमारी तो परवरिश गलत हो गई। हमें जो है थोड़ा प्रिंसिपल्ड और सामने किसी के आगे झुकना नहीं है। हमें ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत मिल गई कि नहीं यार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करें। तो हम तो यार उसकी वजह से फंसे, और उसकी वजह से हम अभी भी बोलते हैं और आगे भी। बट आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टार्स की मेरे हिसाब से बनती है। मेरे हिसाब से चाहिए अगर मुद्दे ऐसे हैं तो, क्योंकि आप अगर नहीं बोलते, मतलब मैं कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, आपको अगर ज़्यादा टेंशन हो तो कोई आदमी रुक जा रहा है और वो बोले कि भाई हमें तो बात ही नहीं करनी और हम वो हैं, बात ये होती है। लेकिन फिर आप कुछ वक्त बाद ना आप ऐसी चीज़ों में दिख जाते हैं, आपके कामों में और उन सब में, फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखते हैं जो कि दूसरी साइड का को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो साहब अब आपकी न्यूट्रलिटी जो आप तब तक बोल रहे थे कि नहीं यार अब वो ख़त्म हो गई। तो यानी कि आपने साइड ले ली बहुत स्ट्रांगली। वैसे तो न्यूट्रल रहना जैसा भी कुछ नहीं होता, वो भी साइड लेना, यही था एक्चुअली, वो भी साइड लेना ही होता है। आपने भी बोला है ए पॉलिटिकल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये मैं ए पॉलिटिकल हूँ, ये इतनी प्रिविलेज से आने वाली स्टेटमेंट है। ये एक बड़ा खूबसूरत मैंने पढ़ा था ब्लैक और वाइट पॉलिटिक्स को लेके, यूएस का एक मीम था, इंस्टाग्राम पे कभी कभी अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं। तो वो बड़ा खूबसूरत था, आई थिंक पता नहीं किसी शो का है या क्या है, कि कोई एक वाइट औरत जो है वो बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं बदलना दुनिया में। तो जो ब्लैक औरत है वो बोलती है हाँ जाहिर है, जो एक पूरा सिस्टम आपको हेल्प करता है आप उसे क्यों बदलना चाहोगे। Agreed. तो इतना ही सिंपल वो है। आपको हमेशा ना ये वाले लोग जो मिलेंगे कि भाई हमें तो कुछ नहीं बोलना, हम तो न्यूट्रल हैं, वो किसी ना किसी तौर पे प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के होंगे, इधर फाइनेंशियली प्रिविलेज्ड होंगे, और नहीं तो इंडिया में अगर आप आते हैं तो फिर वो कास्ट भी आ जाती है, फिर वो मतलब फिर तो 15-50 तरह की चीज़ें हैं। आदमी औरत में आपको मेल ज़्यादा मिलेंगे ये वाली बातें करते हुए, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, वो प्रिविलेज्ड हैं उस तौर पे, औरत जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड है। तो आई थिंक वो एक जो पूरी पॉलिटिक्स है वो आपको बड़ी क्लियर दिख जाती है इस स्टेटमेंट में। तो हाँ, कोई रिग्रेट है लाइफ में? नहीं सर, कोई नहीं, नथिंग एट ऑल। रिग्रेट ना हो इसके लिए तो बोलते रहते हैं। वही तो मैंने बोला कि रात को नींद इसलिए अच्छी आती है क्योंकि रिग्रेट नहीं है। ओके, सो अगर दोबारा ऐसा मौका मिलेगा दोबारा खड़े होंगे आप? हाँ यार, मतलब कुछ गलत हो रहा है तो उसको उसके बारे में कम से कम बोलना तो है भाई।
अगर हम हाथ से नहीं रोक सकते भाई, पावर नहीं है हमारे पास। कम से कम बोल के तो रोकेंगे। व्हाट अबाउट द रिपरकशंस? हैव यू थॉट अबाउट दैट? पता थे? जब जा रहे थे, ऐसा तो है नहीं यार, नाइव तो है नहीं कि पता नहीं होगा कि क्या हो सकता है, ऑब्वियसली। पर आपने अंडर द कारपेट कर दिया जब मैंने बोला इसकी वजह से काम गया। यार मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं मेरे हिसाब से इसकी, देखो इसका एक इनडायरेक्ट वो रहा होगा, मतलब इम्पैक्ट। हाँ इम्पैक्ट, लेकिन सामने से मुझे किसी ने ये वाला कि अरे यार तुम ये करते हो, एक बार हुआ था, पर वो ऐसा कोई काम भी नहीं था ऑनेस्टली, जिन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि अरे यार एक बात बताओ, जीशान कुछ ट्वीट तो नहीं कर देगा अच्छा। वाइल कास्टिंग। तो मुझे बस ये भनक पड़ी, तो मैंने सीधे तौर पे बोल दिया, मैंने कहा साहब आप अपनी स्क्रिप्ट रखिए, आप अपना कैरेक्टर रखिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि स्क्रिप्ट नहीं पसंद आई थी ऑलरेडी। हाँ कोई ग्रेट नहीं थी। भाई देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, ग्रेट स्क्रिप्ट जो है, अगर आप बहुत लकी हैं, मतलब जो आपके साथ रेजोनेट करे बहुत स्ट्रांगली, आप बहुत लकी हैं, तो आपको 2 से 3 साल में एक मिलती है। बिल्कुल ही किस्मत जो है कमाल हुई है, तो आपको 1 साल में 2 मिल जाएंगी। तो मतलब इस बात पे तो आप जो है बैठ कर रो सकते हैं खुशी से कि अरे यार क्या हो गया लाइफ में। इससे ज़्यादा नहीं मिलती आपको। एक जनरली एक मोटे तौर पे ना वो भी रहता है कि आप सिर्फ पढ़ते हो और आप बोलते हो यार बुरी नहीं है, कर लेते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा एटीट्यूड जाता है कि बुरा नहीं है, कर लेते हैं, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग, पर यही सच्चाई है। बट ये इंडियन मेंटालिटी भी तो है कि यार यही मिल रहा है, बस ये ले लो, जो मिल रहा है खुश रहो उसमें। वुड यू वांट टू चेंज दैट? खुश रहो नहीं हो सकता, मतलब मैं खुश रहो वाले पे नहीं जाता। जैसे मेरे ये भी एक प्रॉब्लम है कि मेरे दोस्तों को पहले से पता होता है कि कौन सा जो है सिनेमा या कौन सा शो या कुछ भी वो देखने लायक है या नहीं है। ओके। तो मैं जो हूँ, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि अगर गंद भी किया है पब्लिकली आई सपोर्ट कि भाई नहीं, आई वॉज पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपने मुझे हायर किया था, मैं जाके पब्लिक में नहीं बोल रहा अरे बड़ी खराब फिल्म है मत देखना, नहीं भाई मैंने की है, आप जाके देखिए यार, प्रोड्यूसर का बेचारे का पैसा लगा है, सबने मेहनत करी है, मतलब 250-300 लोगों ने मेहनत की है। मैं अपनी एक उसके लिए क्रिएटिव जो मेरी स्ट्रीक है उसके चक्कर में मैं आपका काम क्यों ख़राब करूँगा। लेकिन मुझे ये वाला कन्फ्यूजन कभी नहीं रहता। ओके। अगर मैंने कोई काम किया है जो मुझे नहीं लगता अप टू द मार्क है, आई एम वेरी क्लियर, चाहे वो बहुत हिट भी हो जाए तब भी मेरा वो क्लियर होता है कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो कौन सा काम है ऐसा जो नॉट अप टू द मार्क है आपके हिसाब से? यार वैसे तो मुझे अपना कोई भी काम बहुत कमाल नहीं लगता। कम ऑन ज़ीशान भाई। यार देखो नहीं, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं वो मॉडेस्ट जो है प्ले नहीं करता, मैं बड़ा क्लियर रहता हूँ। यार मेरा मानना है जिस दिन मुझे अपने काम पसंद आने लग गए ना, उस दिन मेरी ग्रोथ खत्म हो जाएगी एज एन एक्टर। ये मेरी फिलॉसफी है, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, पर मुझे ना ऐसा लगता है कि यार मैं जब देखूँ, अगर मुझे जिस दिन लग गया ना यार तो बढ़िया कर दिया सीन, उस दिन यानी कि ना अब मेरा सीखना बंद हो गया है। एक स्क्रिप्ट जो है आप जितनी बार पढ़ते जाते हो, आप जितना वक्त उसके साथ बिताते जाते हो, आपको ना कुछ नया देती रहती है। तो ये लगना मेरे हिसाब से एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब मैं देखता हूँ अपना कोई काम, तो उसको अरे यार यहाँ पे ना ये करते तो बहुत सही आता। ये होने के बाद हाँ, अब फिल्म के प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि वो छप गया। अब वो हमेशा के लिए हमें थिएटर की आदत है कि यार ऐसा लगा कि यार ने आज किया तो पता नहीं उस जगह पे ना मिला नहीं, जो रिस्पॉन्स चाहिए था उतनी इंटेंसिटी लगी नहीं, अगले शो में आप उसे ठीक चेंज कर सकते हैं। फिल्म में भैया वो छप गया है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यही सच्चाई है और ये हमेशा के लिए है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली है परफॉर्मेंस। तो मैं उससे थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि अरे यार यहाँ पे ये करना चाहिए था। कुछ कभी होता है कि कभी खुद ही किसी टाइमिंग पे खुद हंसी आ जाती है, कभी अगर कुछ कॉमेडी है या कुछ है तो आपको लगता है हाँ ठीक बैठा, लेकिन इस जगह पे फिर चेंज कर सकते थे। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक, एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पीछे का काम देख के ये बोल पाओ कि नहीं देयर वाज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मेरे ऑलमोस्ट सब में ही होता है। बाकी यार ऐसा वाला लकीली ये वाला मेरा बहुत ही हल्का है कि जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया वो चीज़ कोई बहुत ज़्यादा हिट हो गई हो। वैसा वाला है कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक था, पर लोगों को बहुत पसंद आया तो बड़ी अच्छी बात है। आउट ऑफ एवरीथिंग दैट यू डन, एंड यू डन क्वाइट अ फ्यू नाउ, आई थिंक 23-24 फिल्में आपने कर ली हैं। हाँ ज़्यादा कर ली हैं। तो छोटे मोटे रोल मिलाऊं तो 35-40 पहुंच जाएगा। माशाल्लाह, दैट्स अ बिग नंबर अगेन। मतलब 13-14 साल के करियर में दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो कौन सा काम ऐसा है जो आपको ये लगता है कि यार ये वाला इसमें से सबसे अच्छा है?
शायद आप उससे उतना खुश ना हो, पर फिर भी आपको ये लगता है कि ये वाला यार रह गया मेरे साथ ज्यादा? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक नहीं है, मैं उसको ऐसे ही जवाब दूंगा। काफ़ी कैरेक्टर्स हैं ओके। जिनके साथ ना ये वाला हुआ। जैसे मोस्ट रीसेंट अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक वो स्कूप था, क्योंकि स्कूप ना यार, स्कूप ने मुझसे कुछ अलग डिमांड किया। एक तो रियल लाइफ स्टोरी थी, हाँ रियल नहीं रियल, वो जस्टिस करना भी अपने आप में एक डिफिकल्ट काम होता है। हाँ करेक्ट। और बात यह है कि जीशान का की जो इमेज है उसमें स्कूप बैठता नहीं था। वैसे मुझे कई लोगों के तो यही फ़ोन आए, मेरे पुराने दोस्तों के भी यही फ़ोन आए। जैसे हिमांशु शर्मा जो राइटर हैं, रांझना, तनुवर्ड्स मनु और ये सब, वो कॉलेज का दोस्त है मेरा, तो उसका तो यही फ़ोन था। और राजशेखर एक लिरिसिस्ट हैं जिनका वो, राजशेखर को मैंने इंटरव्यू किया। हाँ तो राज भी ये कितने दफे दिल ने कहा दिल की सुनी, करेक्ट, कितने दफे। तो ये दोनों बैचमेट हैं। तो इन दोनों का मुझे फ़ोन आया था और उनको बहुत पसंद आया था काम। और इन्होंने ये बोला कि यार नहीं जीशान हमारे लिए ना और ज़्यादा एक्साइटिंग इसलिए है कि जीशान की इमेज ना वो है कि हाँ एक ना हल्का सा स्मॉल टाउन का लड़का, थोड़ी सी एक देसी भाषा में बोलता हुआ, इधर का डायलेक्ट पकड़ लिया, उधर का डायलेक्ट पकड़ लिया, थोड़ा कभी क्लमजी सा है, बहुत सुऑव हमने कभी ना उस तरह से स्क्रीन पे देखा प्ले नहीं नहीं किया। हाँ, तो उसमें एक इस तरह का कैरेक्टर देखना हमारे लिए और ज़्यादा वो था कि अरे यार ये तो एजुकेटेड, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जिस तरह से बात करता है, हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ, वो सारी चीज़ें, उसके छोटे छोटे एक्शंस, उसका पेस, ये सारी चीज़ें। तो आई एम श्योर कि मैं जब कर रहा था तो जैसे इंग्लिश इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज है ना, वो हम सब देसी हैं। हमने तो 12वीं के बाद जो है कॉलेज में आके तो मैंने सुन सुन के सीखी है इंग्लिश। उससे पहले इंग्लिश थी पर इंग्लिश पास करने के लिए पढ़ाई करते थे, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो जैसे मैं शूट से एक दिन पहले नर्वस हो गया था बहुत ज़्यादा। मुझे लगा यार भाई ये तो इसके 80% डायलॉग्स इंग्लिश में हैं और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर का वो है, एडिटर है। सच अ देसी थिंग टू थिंक अबाउट। हाँ सिंपल यार, अंग्रेजी कैसे करूंगा कि पहली लैंग्वेज नहीं है, बोल लेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी से भी दुनिया में बात कर सकते हैं अब तो अंग्रेजी में, वो ठीक। बट टू परफॉर्म एंड दैट टू समथिंग जो आपसे थोड़ा दूर का कैरेक्टर है उस तौर पे, एज का डिफरेंस है, एज में बड़ा है तो आपको वो भी कैरी करना होगा, बहुत सारे लेवल्स पे आपको ऑलरेडी काम करना है। उसके साथ एक हल्का सा बैरियर ये आ रहा है कि यू डोंट थिंक इन दैट लैंग्वेज। तो डायलॉग तो आप याद कर लोगे, हिंदी में क्या है कि यार अगर ऐसे बात करते हुए हल्का सा कुछ गलत भी निकल आता है तो उसे आगे की लाइन में कवर करके हम निपटा सकते हैं, बिकॉज वो पहली लैंग्वेज। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है कि इम्प्रोवाइज करने में गारंटी नहीं है कि ग्रामर ठीक होगी या नहीं होगी, और वो कोलोकियल सा या कोई एक स्लैंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने तो वैसे ही सीखी नॉर्मल बातचीत में। वो जो कैरेक्टर है वो स्लैंग पढ़ा लिखा कैरेक्टर है यार, जाहिर सी बात है। वो उसकी जो बात होगी वो एक वेटेज के साथ आएगी। उससे मुझे मैं डर गया, मैंने कहा यार कैसे होगा यार। आप इस बात से डरे थे कि स्क्रिप्ट पे अब अटकना पड़ेगा या इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता, या इस बात से डरे थे कि लैंग्वेज बैरियर है? मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि यार कैसे होगा, हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ये एक ना डर, एक वो एक्टर का वो रहता है, वो स्टेज पे जाने से पहले भी ना वो बटरफ्लाइज इन योर स्टमक जो उसको बोलते हैं। 18 साल से स्टेज पे जा रहा हूँ, आज भी डर लगता है। हाँ तो वो वही वाला था कि अरे यार कैसे होगा यार, अगर फंस गया तो, एक वो वाला फियर था। वरना क्या होता है, आपको एक बेसिक होता है कि लैंग्वेज तो नहीं फंसेगी, सीन में कुछ फंस जाए तो अलग बात हो सकती है, बट लैंग्वेज तो नहीं फंसेगी, लैंग्वेज तो निकाल ही लेंगे। वहाँ भी ये वाली टेंशन एक हल्की सी आई मुझे। मैंने कॉल किया हंसल सर को, मैंने कहा सर मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा यार थोड़ी ना डर लग रहा है। वो यार कमाल आदमी हो और प्यार भी बहुत करते हैं मुझसे। तो एकदम बोले कह रहे जीशान मुझे जितना यकीन अपने पे है ना उससे ज़्यादा यकीन मुझे तुझ पे है। कह रहा मुझे पता है कि तू ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाला है, मैंने इसलिए तुझे कास्ट किया है, आराम से आजा, स्क्रिप्ट को साइड रख दे। ऐसा कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी की तरफ से, आपके डायरेक्टर की तरफ से आपको मिल रहा है। ख़त्म, मतलब उसके बाद फिर एक बार भी डाउट नहीं आया। फिर वो वाला था कि नहीं यार अब बोल दिया है, हंसल सर हैं संभाल लेंगे। गए, जाके शूट करना शुरू किया एंड फिर जो भी हो गया अच्छा हो गया। तो आई थिंक वो एक कैरेक्टर इस तौर पे अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि बड़ा रीसेंट भी है। पीछे अगर मैं जाऊँ तो तनुवर्ड्स मनु रिटर्न्स वाला जो कैरेक्टर था, क्योंकि वो बड़ा ट्रिकी था कि आदमी बड़ा ख़राब है वो,
कब्जा करके बैठा है, इनका तलाक कराने पे लगा हुआ है, सड़क पे हंगामा करता है, मतलब गलत आदमी जिसको आप कहेंगे समाज के लिए, वो आदमी है। बट चैलेंज ये था कि बिकॉज फिल्म ही कॉमेडी है और उसी जोन में जाती है, एंडेरिंग होना चाहिए, तो लोगों को मजा आना चाहिए जब ये इस तरह की हरकतें करे। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ची ची कितना नीच आदमी है, नहीं नहीं, लोगों को लगा रहे यार बहुत वो जो एक हंसते हुए आदमी बोलता है ना कि यार बहुत खराब आदमी है, वो क्वालिटी लेके आना, तो दैट ऑल्सो बिकम्स काइंड ऑफ चैलेंजिंग। कह रहे यार एंडेरिंग रहना चाहिए किसी तरह से ना, तो ये जब बदतमीजी भी कर रहा है तो सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आ जाए और हंसी आ जाए, चाहे वो बोले गर्दन हिला के बहुत बहुत बदतमीज आदमी, पिटना चाहिए इसे लेकिन उस टाइम पे उसे मजा आया उसकी बात सुन के, तो वो उस तौर पे थोड़ा मजेदार था उसको बनाना। आई वुड हैव पिक्ड आउट दिस कैरेक्टर ऑल्सो। शायद स्कूप का नहीं पिक आउट करता मैं, शायद मुझे उतनी सेंसिबिलिटी नहीं है कि मैं इतना न्यूआंस्ड कैरेक्टर समझ पाऊँ। आई डोंट नो, वो आपके मतलब वो वैसे वाली चीज है कि एक अलग दुनिया है। आई थिंक एक्टर वाला बहुत है, जैसे मुझे उसके बाद एक्टर्स के बहुत फोन आए, मतलब सडनली ना इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स के फोन आए, अरे यार ये था वो था, मैंने कहा भाई थैंक यू। मे बी ऑल्सो बिकॉज इट वॉज शॉकिंग टू देम, जैसा कि आपने खुद कहा। हाँ मे बी किसी वजह से इट वॉज शॉकिंग टू देम। अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन की बात की भाई, क्विकली ऑन टू दिस, फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव ऑन करते हैं। कितना इम्प्रोवाइज करते हैं आप किसी फिल्म में और कितनी लिबर्टी आपको मिलती है टू इम्प्रोवाइज एज एन एक्टर एंड इंडिविजुअली एज वेल? यार हर फिल्म अलग है, हर फिल्म का अलग है, ऐसा नहीं है कि सेम जाएगा। कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट को लेके पॉजिटिव होते हैं कि यही रखना है, कई होते हैं जो आपको बोलते हैं यार थोड़ा ना एक 10% खोल दो। उसी में हम फिर फिल्म करते हैं, मतलब बिल्कुल ही अलग जोन की फिल्म है, पर शाहिद अगेन अंचल मेहता ही आ रहा है, तो शाहिद पूरी तरह से इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है, पूरी फिल्म कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली एक स्क्रीन प्ले था, आई अंडरस्टैंड, बट डायलॉग्स उन्होंने सब बदल दिया कि नहीं नहीं यार छोड़ो ना, ये है ठीक है, उसको साइड रखो, आओ दैट्स अमेजिंग, इसको ये सीन है, बड़ा भाई है छोटा भाई है, ये सिचुएशन है, चलो इम्प्रोवाइज करते हैं, तो वी आर इम्प्रोवाइजिंग। सो जो आपकी मर्जी आ रही है वो आप बोल रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। एग्जैक्टली, और वहीं पे उन्होंने कि यार ये पॉइंट्स बड़े अच्छे आए, एक बार और करते हैं, ये पॉइंट्स दोबारा आने चाहिए, तो उसको फिर कंसाइज करते थे, और हाँ अब ये सीन बन गया है, लेट्स शूट इट। वाओ, तो वो पूरी तरह से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सपीरियंस और कमाल, मतलब ऑब्वियसली अंचल सर के दिमाग में पूरी फिल्म होगी तभी वो इतने आराम से छोड़ पा रहे थे एक्टर्स को, बट दैट वाज ब्यूटीफुल। तो वो था। अभी उनके साथ किया मैंने, अनुराग कश्यप के साथ अभी 2 फिल्म्स करी, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें जो है वो तो उनका तो ऐसे ही है, वहाँ पहुँचे और वो सीधे वहीं सीन लिखते हो तो? हाँ नहीं, वो लिखे हुए कुछ तो है, अरे सर, अच्छा खुद ही लिखा है सर, बहुत बहुत खराब लिखा हुआ है, क्या है पता नहीं कौन है। मैंने कहा अरे यार क्यों, मैंने कहा सर बड़ा बढ़िया नहीं उसको आप हटाइए ना, आप ये बोल दीजिए। फिर एक टेक हुआ या रिहर्सल हुई, फिर आए हंसते हुए आए या कुछ करे, थोड़ा कॉमिक जोन है मेरे कैरेक्टर में कि हंसते हुए आए, सर इस तरफ कहीं ले जाओ ना, ऐसा कुछ बोल दो ना, तो मैं भी इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, वो भी आके डायलॉग दिए जा रहे हैं कि ये बोलो, ऐसा बोल दो, हाँ बड़ा मजा आएगा। सो ये डिफिकल्ट होता है, आसान होता है ऐसी सिचुएशन कि वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और करना चाह रहे हैं? नहीं, वो हम सेम पेज पे थे। अच्छा, वो एक चीज़ जो है वो सही थी कि हम सेम पेज पे हैं कि यही है, इस दुनिया में क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं कुछ मैंने बोल दिया, उनको वो पसंद आया, उन्होंने बोला ठीक है यार अब आपने ये बोला है तो इसमें ये भी ऐड कर दो, या उन्होंने कुछ ऐड किया तो मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने बोला यार फिर मैं इसके आगे ये भी बोल देता हूँ, हाँ अच्छा लगेगा करो। सो वो है, वहीं पे फिर आप इवन जब स्कूप करते हैं, अंचल मेहता के ही 2 अगर मैं उठा दूं, उसमें जो लिखा है वही है, सब लिखा हुआ था, सब लिखा हुआ था। दैट्स अमेजिंग। आई मीन एक बिल्कुल लूज स्क्रिप्ट और एक बिल्कुल टाइट स्क्रिप्ट, और एग्जैक्टली जो लिखा हुआ था वही बोला है। वाओ, मतलब उसमें कुछ एडिशन नहीं, ये सब कुछ नहीं एडिशन, एग्जैक्टली हाउ इट वाज रिटन हम लोगों ने डिलीवर किया है। तो इस तरह की भी चीज़ें रहती हैं। आर्टिकल 15 थी जैसे, उसमें 2 ही वो थे, लेकिन उसमें भी सब लिखा हुआ था। ओके, एक और तो जो स्क्रिप्ट पे था, व्हाट डू यू एंजॉय मोर? दोनों का मजा है, मतलब मैं वो नहीं बन रहा हूँ। क्यों याद करने में दिक्कत नहीं होती कि इतनी लंबे लंबे पेजेस याद रखने पड़ते हैं? यार ये ना मैं आपको सही बताऊँ, आप भी जब एक्ट करते होंगे, लाइन तो यार एक पॉइंट के बाद कभी इंपॉर्टेंट होती नहीं, वो तो याद हो ही जाती है आपको। तो वो ना जब जो नहीं करते एक्ट,
उनको ऐसा देख के लगता है कि अरे यार लाइनें कैसे याद कर लेते हैं। लाइनें याद करना तो सबसे आसान काम है, वो एक्चुअली अच्छा ऐसे ही दिमाग में रह जाती हैं। लाइनें याद करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। उसके आगे करने में ना वो भी एक मज़ा आता है कि यार ये लिखा हुआ है, अब इसे कैसे क्राफ्ट करोगे आप, इसे कैसे आप डिज़ाइन करोगे कि ये सामने पहुँचे, और इसके अंदर हम जो मीनिंग्स ऐड करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, इसके लेयर्स बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे इन्हीं लाइनों के बीच में आप कुछ नया ढूंढते हो। जैसे मैं शुरुआत में बोल भी रहा था ना कि स्क्रिप्ट आप जितनी बार पढ़ते जाते हो उसमें कुछ नया मिलता जाता है आपको, तो वो एक खूबसूरती उसकी है। ओके एक खूबसूरती ये वाली है विच फील्स लाइक अ वर्कशॉप, कि यार गए हैं, ये सिचुएशन है, ये कैरेक्टर है, करो जो करना है करो। तो इट काइंड ऑफ इट बिकम्स, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं ना, ऐसे सीन हो रहा है। सो ये हंसल मेहता की फिल्म है बेसिकली। हाँ, और ये अनुराग कश्यप की जो अभी ये अनुराग कश्यप की इम्प्रोव, तो कंप्लीटली ये, इम्प्रोव। हाँ, तो ये इम्प्रोवाइज हो रहा है। तो ये इसकी एक अलग खूबसूरती है। इसमें आपको एज एन एक्टर आप काफ़ी कुछ सीख लेते हो, सामने वाले एक्टर को ज़्यादा समझते हो, आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो मे बी। तो आप इंटरव्यूज एंजॉय करते हैं? कभी कभी कर लेता हूँ यार, जैसे अभी कर रहा हूँ। कर रहे हैं? हाँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मज़ा आ रहा है, आराम से बात हो रही है बस ये मैं पूछने वाला हूँ इनसे कि माइक ड्रॉप मोमेंट क्या है इनकी ज़िंदगी में। मेरा ये हो गया। सो बड़े अच्छे फ्लो में जा रही थी बात, बट कुछ सेगमेंट्स भी हैं जो हमको करने हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे डालने ज़रूरी है। सो विल मूव टू कॉफ़ी बट विद ब्रेन्स एडिशन। ओके, सो मिस्टर मोहम्मद ज़ीशान अयूब खान स्टाइल। जी, ठीक है, पहला सवाल, राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना, दिस और दैट, किस तौर पे? हु इज मोर फन ऑफ कैमरा? चलिए लेट्स पुट इट दिस वे। यार राज बहुत ही करीबी दोस्त है। राजकुमार, राज इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, मतलब। बट यू हैव अ स्टोरी टू टेल अबाउट आयुष्मान खुराना एज वेल। हाँ, मतलब आयुष्मान भी बहुत कमाल आदमी है, पर हम उतने ना दोस्त वाला हमारा वक्त नहीं बीता है। जैसे राज, हम काम कर रहे हो ना कर रहे हो, राज संबंध के बीच में कॉल आ गया, अरे सुन भाई घर आ जा। अच्छा, तो राज इज वेरी क्लोज फ्रेंड। तो ऑल राइट, ओटीटी और फिल्म्स? फिल्म्स। ओके, अनुराग कश्यप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और बिहाइंड इट? बिहाइंड इट। बट आपने एक्टिंग देखी है रिसेंटली उनकी? हाँ हाँ, एंड बिहाइंड द ये हाँ के बाद जो बिहाइंड द कैमरा। ये बिक गया भाई। ये हाँ के बाद जो पॉज था ना, इसने बेच दिया शो हमारा। ओके, फिर से अनुराग कश्यप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड इट? बिहाइंड द कैमरा। ओके, सपोर्टिंग रोल विद अ सोल या लीड रोल पैसे के लिए? बोथ यार। ओके, पर लीड रोल एक ही फिल्म में आपने किया, वो चली नहीं, पैसे मिले थे अच्छे समीर। उसके लिए? समीर? हाँ, नहीं अभी करी हैं 3-4, जिसमें भी वही पंगा है, लेकिन पैसे नहीं मिले। वो सोल वाली है मेन लीड के साथ। ओके, सो दोनों में से कुछ भी नहीं हो हाँ। पाया। ओके, सीन स्टीलर बनना पसंद करेंगे आप या स्क्रिप्ट सेवा? स्क्रिप्ट सेवा, एनी डे। बट हो सकता है कई बार, जैसे 2 सीन थे आपके आर्टिकल 15 में, एंड वो 2 सीन वर वेरी स्ट्रांग, है ना? तो आप सीन स्टीलर बन गए थे वहाँ? नहीं, मैं उसको वही बोलता हूँ, वो एक्चुअली आई वॉज काइंड ऑफ स्क्रिप्ट सेवर। ओके, बिकॉज कहानी जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि निशाद जो है ही शुड कम आउट एज अ हीरो। स्क्रिप्ट तभी वर्क करती है वो, ओके, कि वो प्रोटैगनिस्ट जो है वो आयुष्मान का कैरेक्टर है, अयान, लेकिन हीरो जो है फिल्म का वो निशाद है। तो जैसे मैं उसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ कि नए एक्टर्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा ऑफ कोर्स हूँ प्लीज। कि सीन स्टील कर लिया, बहुत अच्छी चीज़ है नहीं। सीन अगर पूरा वर्क करेगा एक साथ, 2 एक्टर हैं, 4 एक्टर हैं, तब उसको ज़्यादा लंबे वक्त तक याद रखा जाता है। अगर एक सीन में एक आदमी ने दूसरे को दबा दिया, उस पर हावी हो गया, तो वो ना एक ईगो की लड़ाई बन जाती है। उस टाइम पे आदमी बोलेगा अरे देखो खा गया, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। एंड 90% ऑफ द टाइम्स इट इज़ जो स्क्रिप्ट ही बोल रही होती है। तो जिसका हाई स्टेटस होता है सीन में, आप ये मान लेते हैं कि उसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, विच इज़ नॉट द केस। ज़्यादा मुश्किल होता है लो स्टेटस प्ले करना। तो खैर, ओके, वन आइकॉनिक सीन किसी फिल्म में या फुल मूवी? चलिए, फुल मूवी कैसी है? पैसे के लिए अगेन। नहीं यार, वन आइकॉनिक सीन। वन आइकॉनिक सीन, यू आर हैप्पी डूइंग इट फॉर 7,000 रुपए अगेन? हाँ, अरे वो क्यों लेंगे 7,000 रुपये यार, कहीं खाना वाना खा लेंगे छुट्टी। अगर आइकॉनिक सीन है तो फिर कोई पंगा नहीं है। ओके, ठीक है। सो प्ले द विलन और प्ले द पॉलिटिशियन, दोनों सेम ही है वैसे। हाँ, ये तो मैंने देखा नहीं है कि पॉजिटिव दिखाया जाए पॉलिटिशियन को। नहीं, विलन का कैरेक्टर करने में डेफिनेटली बहुत मजा आता है यार।
मतलब सो कॉमेडी या विलन, क्योंकि दोनों डिफिकल्ट है. कॉमेडी अगेन इज अभी के टाइम में मैं बोलूँगा मे बी विलन, ओके. क्योंकि अभी कॉमेडी बीच में 2-3 कर ली मैंने. आई थिंक एक विलन करें तो मज़ा आएगा. है कुछ जो आ रहा है विलनस? विलनस नहीं आ रहा अभी कुछ. ओके. नहीं, एक आ रहा है पर वो तमिल में आ रहा है. एक तमिल फिल्म में विलन का रोल किया मैंने, मेन विलन. कोई लैंग्वेज नहीं छोड़ी, अंग्रेजी से लेके हिंदी से लेके तमिल तक ना. सब कवर करना है साहब, कुछ Okay. छोड़ना नहीं है. बिल्कुल पीयूष मिश्रा स्टाइल में बोला है ये आपने. सो उसके बारे में बात करेंगे. अच्छा, सक्सेस विद साइलेंस और फेम विद केओस? सक्सेस विद साइलेंस. बी द एक्टर एवरीवन रिस्पेक्ट्स या एक्टर एवरीवन मेक्स वे फॉर? आई थिंक दोनों ना थोड़े मिले हुए हैं. बट आई थिंक कई बार स्टेटस ऐसी चीज है. आई थिंक रिस्पेक्ट वाला ही क्योंकि मैंने प्लान भी उसी तरह से करी चीज़ें और उसी तरह के काम भी किए. पर उसमें एटलीस्ट वहाँ पे इंडस्ट्री में ऑडियंस के तौर पे हो सकता है कि अगर हम बाहर गए तो मॉब होने के चांसेस ज़्यादा जो हैं शायद रिस्पेक्ट वाले एक्टर के कम होते हैं और बाकियों के ज़्यादा हो जाते हैं, स्टार्स के ज्यादा. हाँ. लेकिन इंडस्ट्री में जैसे वो एक सेंस ना हमेशा रहती है, तो बहुत इज्जत मिलती है यार. और वो बहुत अच्छा मिलता है. और वो एक्चुअली आप जब एंटर करते हैं किसी जगह पे तो आपको सबके वो आंखों में, सबके हाव भाव में दिखता है कि वो एक्चुअली दे आर मेकिंग वे फॉर यू. ग्रेट. सो डू अ फिल्म विद करण जौहर और को राइट वन विद हंसल मेहता? को राइट तो कर ही नहीं सकता. वो तो मतलब राइटर नहीं हूँ मैं यार. पक्की बात है. हाँ यार, नहीं मतलब बिना बात के हर आदमी खाली वक्त में राइटर बना, वो कुछ अच्छे भी निकले होंगे आई एम श्योर. पर आई डोंट थिंक इट्स सो राइटर डायरेक्शन आगे नहीं करना है कुछ भी ऐसा? यार ऐसा कोई प्लान तो नहीं किया है. Okay. वही गो विद द फ्लो वाली चीज़ है. कभी कुछ आया हो सकता है लिख दूंगा, पर ऐसा मुश्किल है कि अरे आओ चलो बैठ के कुछ लिख के. होगा इंशाल्लाह, मैं प्रमोट करूंगा. ओके, सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड डम क्वेश्चंस यू शुड नेवर आस्क एन एक्टर, भाई एंड आई एम स्टिल गोना आस्क इट. लेट्स डू दिस. अगर आपका कैरेक्टर मर गया किसी फिल्म में, सो डू यू गेट अ गुड बाय गिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन, या फ्रेम पिक्चर, या फेस? आई थिंक आपको जवाब मिल गया. नहीं मिलता है, मतलब चेक मिल जाए काफी है. हाँ. ओके, व्हेन यू आर प्लेइंग अ विलन, डू यू गेट टू कीप द बैड गाइज वार्डरोब? नहीं यार. कभी कभी कुछ लिया है सेट से, रखा है? हाँ हाँ, कुछ चीज़ें ली फॉर एग्जाम्पल. यार. इसका रांझणा का गमछा ले आया था मैं, मुरारी का. ओके, वो है अभी भी? हाँ अभी भी रखा है. एक और वो अलमारी में बंद रखा है या बाहर कहीं लगा रखा है? नहीं नहीं, अलमारी में रखा है. अलमारी संभाल के रखा हुआ है. एक शायद में एक पेन ऐसे लगा रहता था मेरी जेब में. उसका कोई उस तरह इस्तेमाल नहीं होता था, बट वो एक मैं अपने इट वाज अ पार्ट ऑफ द कैरेक्टर. हाँ, तो वो एक अपने पास रख लिया. तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा जो करीब हो जाता है कैरेक्टर, तो रख. कोई बड़ी चीज रखी है कभी? बड़ा कुछ नहीं रखा. ओके. किसी एक्टर से कुछ मांगा है कभी कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये दे दो? नहीं नहीं भाई, कहीं कभी किसी ने दिया है कभी कुछ बिना बोले? नहीं. मैं लूँ भी ना, अगर कोई इस तरह से दे रहा हो. वो लिए मैंने, हाँ. वो बड़ा अलग था. एक रईस के टाइम पे एक स्वेट शर्ट्स बनी थी, सब लोगों को मिली थी, बैटरी नहीं बोलने का. हाँ. ओके. तो इत्तेफाक की बात है हम सारे बैठे हुए थे और मेरी पता नहीं कैसे आई नहीं थी या कुछ तो था. तो हम सारे बैठे हुए थे और लोगों को बट रही थी. हमने एकदम बोला यार मुझे मेरी गए. हाँ. तो एकदम शाहरुख सर को लगाया क्या था, वो एकदम से बोले नहीं है ना. वो अंदर गए, विच आई रियलाइज लेटर कि उनकी थी. वो लेके आ गए, कह रहे वो साइज का बस होता है, एक बार पहन के देखिए वो. हाँ. तो मैंने पहनी और मुझे समझ में आया. मैंने कहा नहीं सर ये आपके. उसने कहा अरे नहीं, रख रख रख. तो वो एक था विच वॉज ब्यूटीफुल. तो वो मैंने संभाल के रखी अपने ऑन 2 फिल्म्स विद शाहरुख खान. नो, दिस इज नॉट अ डम क्वेश्चन. सो या हाउ इज इट? क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया है शाहरुख को, एक ही बार किया है अनफॉर्चुनेटली, बट आई यूज्ड टू लव द एक्टर बिफोर इंटरव्यूइंग हिम, एंड आफ्टर इंटरव्यूइंग हिम आई वाज इन लव विद शाहरुख खान. सो आपका क्या टेक है इस पे? एग्जैक्टली कि शाहरुख खान जो इंसान है यार, मतलब वही है. वो ना अब आजकल लोग रीले भी बनाने लगे हैं यार कि अरे किसी भी एक्टर से अगर पूछ लो तो कैसा वो पागल हो जाते हैं. तो बिना बात के आप मेरा भी नाम उस रील में ऐड करवा दोगे कि शाहरुख खान के बारे में पता नहीं कैसे बात करते हैं. नहीं, अलग रील वो रीलें जो हैं वो डालते हैं, तो मेरा भी नाम लेके डालेंगे कि देखो कैसा पागल हो गए. बट यार बहुत ही ज़्यादा कमाल आदमी. मतलब आप जैसे खुद ही बोल रहे हैं ना, आप उनके साथ वक्त बिताते हैं, यू एक्चुअली रियलाइज के उनसे बेहतर अखलाक मैंने नहीं देखे.
वाकई में किसी भी इंसान में। पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, डिग्निफाइड आदमी, अलर्ट आदमी, याद रखने वाला आदमी, सामने बहुत बहुत ही अच्छे आदमी है यार। मतलब वही है कि कुछ नया बोलने को नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो हर बार ऐसा वाला होता है कि वो आई एम श्योर वो जो लड़के रील बना रहे हैं शाहरुख सर के ऊपर, वो मिलेंगे उसके बाद वो भी ऐसे ही बोल रहे होंगे, क्योंकि वो एक्चुअली ही इज सो गुड, सो काइंड कि आप भूल ही नहीं सकते। आप एक बार उनसे मिले हैं और आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट बन जाता है। नॉट बिकॉज ही इज शाहरुख खान। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको शाहरुख खान का काम उस तरह से पसंद ना हो, आप बहुत इम्प्रेस्ड ना हो, इट इज़ पॉसिबल। पर आदमी के तौर पे आप ये नहीं बोल सकते कि यार आदमी बड़ा ख़राब है, चांस ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी अबाउट शाहरुख खान वाज कि वो आपको बराबरी का ट्रीट करते हैं, हर आदमी को भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, अखलाक जो है वो एटिकेट्स उनसे बेटर मैंने नहीं ही देखे। I was a nobody when I met him, and he made me feel special. That's what Shah Rukh Khan is. एवरीवन, एंड दैट इज हिज फिलॉसफी, दैट इज द ब्यूटी, कि वो ये मानते ही नहीं कि यू आर अ नो वन। वो मानते ही नहीं इस बात में। वो मानते सब जो है सब बराबर हैं, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, दैट्स इट। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें एक दूसरे से कायदे से बात करनी है, अच्छे से बात Absolutely. करनी है। बहुत खूबसूरत। But he's got wits as well. आप थोड़ा सा भी टेढ़ा होंगे तो वो आपको सीधा भी करते हैं। हाँ, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। ऐसा कभी घबराहट हुई है किसी एक्टर के सामने सेट पे? नहीं, कभी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। होगी भी नहीं। फिर अगर शाहरुख के सामने, आई थिंक बहुत लोग कह चुके हैं ये मुझसे कि शाहरुख के सामने थोड़ा सा ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन के सामने, नहीं, थोड़ा सा ऐसा लगता अरे ही लव्ड मी यार। है। आपने Everyone does. आपने वो ट्वीट Not just शाहरुख खान. मैं तो उसके बाद में एकदम ऐसा फैला था कि हाँ, शाहरुख खान ने ट्वीट कर दिया मेरे बारे में, और मुझे पता भी नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं निकला हूँ, मैंने कहा भाई ट्विटर पे इतने नोटिफिकेशन क्यों आ रहे? तब तो कुछ यार 2,500-3 हज़ार फॉलोअर हुआ करते होंगे। मैं देख रहा, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ये 20+ ख़राब हो गया लगता है। 20+ लिखा होता है ना, 20+ पे अटक गया है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर मुझे फ़ोन आना शुरू हुआ दोस्तों के। तो आई थिंक ये राजशेखर, उसी का सबसे पहला फ़ोन आया था okay. कि भैया क्या कर रहे हो। मैंने हाँ, that's the way he talks. यार, that's the way he talks. सॉरी आप मिमिक भी करते हैं लोगों को? कैमरा के सामने नहीं करता। बंद कर देते हैं। सिर्फ ऑडियो रखेंगे। वैसे कर लेते हैं। ओके। हाँ, तो खैर, तो उसका ही आया, उसने बोला भाई ये तुम्हें पता है बहुत बड़ी चीज़ है, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने बोला अरे यार ट्विटर खोलो पढ़ो। तो मैंने फिर खोला, देखा, मैंने कहा अरे भाई इन्होंने शूट के कितने 10-10 दिन हुए थे मेरे ख्याल से, 10-15 दिन। मैंने कहा अच्छा ओके, कुछ तो हुआ, कुछ तो एक्साइटमेंट। वाओ, ओके। आखिरी सवाल पूछूंगा, हैव यू एवर किस्ड समवन ऑन स्क्रीन? किया है? मजा आया? अरे भाई चांस ही नहीं, चांस ही नहीं। ये क्या मैंने बात कर रहे बहुत हैं पहले ना उनका मनोज वाजपेयी सर का एक इंटरव्यू देखा था कि उनसे भी लोगों ने ऐसे पूछा कि अरे तुम तो भाई आप उसमें आप घबराए होते हैं, जो भी आपने पूछा था ना, उसमें आप घबराए होते हैं कि भाई क्या, कैसे, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई थिंक मेरी स्क्रीन पे की हुई चीज़ों में सबसे डिफिकल्ट चीज़। ओके, बट यू वुड डू इट इफ द स्क्रिप्ट डिमांड्स इट? हाँ, अगर ज़रूरी है तो फिर करना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ है कभी कोई सीन जरूरी ना हो और आपने कहा कि यार ये नहीं करना मुझे? हाँ, हुआ है? हुआ है। आपके हिसाब से वो जरूरी हाँ, कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इन दोनों को इंटीमेट दिखाएं, या आप ज़बरदस्ती बेचने के लिए कर रहे हैं। नहीं, आई वोंट डू दिस। नहीं? ओके, ठीक है। ज़रूरत है तो अलग बात है यार। मैंने बीच में बोला माइक ड्रॉप मोमेंट मेरा। व्हाट इज योर माइक ड्रॉप मोमेंट? आपको कब लगा, कहाँ लगा दैट भाई हो गया, आई हैव अराइव्ड, मैंने कर लिया? या अभी तक नहीं लगा है? यार लगता रहता है ऑनेस्टली, मतलब कैसे बताऊँ मैं। आई थिंक ये भी था जो मैंने अभी आपको बताया, वो शाहरुख सर का ये बोल देना कि लर्निंग इमेंस फ्रॉम यू, यू आर सच अ ब्रिलियंट एक्टर। आई थिंक ये भी एक था। फिर तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बाद जो मेरे साथ घटा, वो पूरा एक एपिसोड ऑलमोस्ट 15-20 दिन का है, जिसमें मुझे मनोज वाजपेयी सर से लेके इरफान साहब, नवाज़ भाई, शाहरुख खान, आपके आमिर खान से लेके पुरी साहब, ओम पुरी साहब, आपके आइकॉन पंकज कपूर साहब, ब्रिलियंट एक्टर अगेन। अरे भाई कोई बात है वो जो उन्होंने कर दिया है ना मकबूल में, अरे वो उन्होंने जो बहुत- कर बहुत दिया किया है है, लाइफ में, मतलब यार हम मतलब मैं तो वही वाला करता हूँ कि इन लोगों के बारे में ना मैं बात ज़्यादा नहीं करता कि यार हम कौन है यार इनके एक्टिंग के बारे में एनालिसिस करेंगे।
इनको पॉज कर करके हमने देखा है, इनके उनको ना परफॉर्मेंसेस को सीखा है, दे आर टेक्स्ट बुक। इन लोगों ने तारीफ की थी, तो वाला हुआ था कि बस अब तो हो गया ना, अब क्या मतलब जो सारे वो हैं हर तरफ के बड़े लोग या जो भी आप उनको बोलना चाहें, आइकन्स अलग अलग तरह के, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब हो गया यार, तो सही है सर। That's awesome. Ishan bhai, thank you so much for the conversation. Thank you so much for the time. जाते जाते what's with this पीयूष मिश्रा thing? बहुत बहुत आपकी जो तरीका है बात करने का, इनफैक्ट शक्ल में भी थोड़ी शबाहत है। शबाहत इज द वर्ड। अरे बड़ा वाह, नफीस क्या वर्ड बात इस्तेमाल है, किया। एकदम। ये नीचे अब सबटाइटल्स के साथ जाएगा। रिजेम्बलेंस। चलिए, हाँ, सो किसी ने कहा है ये कि पीयूष मिश्रा जैसा साउंड करते हो नहीं या मतलब लगते हो ज़्यादा या- नहीं, मेरे ख्याल से आप कुछ 28,000 इंसान होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत हल्का बहुत से है, बहुत है। नहीं, बहुत ज़्यादा है। अब तो मैं भी बहुत ज़्यादा मानने लगा हूँ, बिकॉज कुछ मैंने पीयूष भाई की पुरानी फोटो देखी और मैं ही बहुत ऐसा हो गया कि similarity अरे है, यार हाँ। ये तो मैं भी हो सकता हूँ। बिना दाढ़ी के तो बहुत ज्यादा है। बिना दाढ़ी के उनकी एक बिल्कुल ऐसे ही उसमें एक NSD के एक प्ले में सूट पहन के उनकी एक फोटो है जिसमें एक बॉक्स सेट लगा हुआ है। बड़ा मुश्किल है इमेजिन करना पीयूष मिश्रा सूट पहने हुए। हाँ, सूट पहने हुए और एकदम मतलब छरारे। पतले दुबले एकदम छरेरे से। और मैंने वो देखा और मैंने भी एक प्ले किया था इसमें मैं सूट पहनता था और बॉक्स सेट ही होता था। और मुझे एक सेकंड को ना मुझे लग गया था कि अरे ये बाकी एक्टर्स क्यों नहीं मुझे समझ में आ रहा है। सो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो पीयूष भाई है, मैं नहीं हूँ भाई। सो ऑन द रिकॉर्ड बेसिकली अगर पीयूष मिश्रा की लाइफ पे कभी बायोग्राफी बनती है, वी हैव द एक्टर अवेलेबल हियर। थैंक यू सो मच जीशान भाई, बहुत thank बहुत you शुक्रिया भाई, फॉर योर टाइम। बहुत मजा आया आपसे बात करके मुझे भी एंड द बहुत कॉन्वर्सेशन फ्लोड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।